ये है क्लास 11 की बायोलॉजी का चैप्टर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। इसे देखेंगे फुल चैप्टर को वन शॉट में। तो मैनी नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस आयन CO2 वाटर एटसेट्रा दैट अकोमुलेट इन द बॉडी हैव टू एलिमिनेट। मतलब जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है या जो एक्सेस में है उन्हें बॉडी में एकोमुलेट नहीं करना, इकट्ठा नहीं करना, उन्हें बाहर निकालना पड़ेगा। तो नेचर ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ से बन रहा है? जो भी हम फूड खा रहे हैं उससे एनर्जी हमने जो ले ली उसके बाद जो बचा वो नाइट्रोजनस वेस्ट है। फॉर्म्ड एंड देयर एक्सक्रीशन वेरी अमंग एनिमल्स। जो देखो सबका फूड अलग है, सभी एनिमल्स का फूड अपना अलग है, तो नाइट्रोजनस वेस्ट भी अलग होगा। वो कहाँ रह रहे हैं, कितना वाटर उन्हें अवेलेबल है, उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि नाइट्रोजनस वेस्ट होगा क्या। मतलब रहने का हैबिटेट उनका क्या है, मतलब वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है। कोई तो वाटर में रह रहे हैं, जैसे फिश है तो उनका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट अमोनिया है। बर्ड है, उनका यूरिक एसिड है। तो ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो डिपेंड करता है कि हमारी जो लिविंग हैबिटेट है वो क्या है, कैसा है। जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड आर द मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट जो भी एक्सक्रीट किए जाते हैं। अमोनिया इन सब में मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म है और इसके एक्सक्रीशन के लिए लार्ज अमाउंट में वाटर चाहिए फॉर इट्स एलिमिनेशन। और वेयर एज यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक है, इसे मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में निकाला जा सकता है। जैसे कि बर्ड्स है, उनका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो यूरिक एसिड है, सबसे कम वाटर रहना चाहिए और सबसे कम टॉक्सिक यूरिक एसिड है। और मैमल्स में है यूरिया। और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनमें जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो है अमोनिया, और अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक है और इसके एक्सक्रीशन के लिए सबसे ज़्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए। जैसे अमोनिया या अमोनोटेलिक किसे कहते हैं? मोनोटेलिक, अमोनोटेलिक एंड अमोनोटेलिज्म। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज अमोनोटेलिज्म। जो अमोनिया एक्सक्रीट करती है इस प्रोसेस को कहते हैं अमोनोटेलिज्म। और वो ऑर्गेनिज्म जो इन्हें एक्सक्रीट करते हैं वो है अमोनोटेलिक। अमोनिया इजिली सोल्यूबल है वाटर में, इसी की वजह से ये देखो फिश है वाटर में रह रही हैं तो उनका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट अमोनिया है और वो इजिली वाटर में सोल्यूबल है और इसलिए जल्दी बाहर हो जाता है। और इसका एक्सक्रीशन के लिए वाटर ज़्यादा चाहिए, तो वाटर डिमांडिंग प्रोसेस है अमोनोटेलिक या अमोनोटेलिज्म। ये किस में प्रोसेस, ये किस में पाया जाता है? जैसे फिश है, एक्वेटिक एम्फीबियंस है, एक्वेटिक इंसेक्ट, मतलब जो वाटर में रह रहे हैं वो ही इसे अफोर्ड कर सकते हैं अमोनोटेलिक होना, क्योंकि इसके एक्सक्रीशन के लिए वाटर चाहिए ज़्यादा अमाउंट में। अमोनिया हाईली टॉक्सिक है तो इसके एक्सक्रीशन के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। यूरिया और यूरिक एसिड, तो जो एक्सक्रीट करते हैं यूरिया उन्हें कहते हैं यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक वो ऑर्गेनिज्म है जो एक्सक्रीट करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। देखो नाइट्रोजनस वेस्ट तो सभी का होगा जो भी फूड खा रहा है, तो किस फॉर्म में होगा? तो जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उन्हें कहते हैं यूरियोटेलिक। इसके ये किसे पाया जाता है? ह्यूमन में, मैमल्स में, एम्फीबियंस में। इसके लिए वाटर भी कम चाहिए अमोनिया से और इसमें एनर्जी भी कम लगेगी। और यूरिक एसिड जो एक्सक्रीट करते हैं वो है जैसे कि बर्ड्स हैं, रेप्टाइल है, इंसेक्ट हैं, ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। ये यूरिक एसिड नॉन टॉक्सिक है और इनसोल्युबल इन वाटर है, इसके लिए बहुत कम अमाउंट में वाटर चाहिए। देखो बर्ड्स हैं तो वाटर इन्हें बहुत कम अमाउंट में चाहिए। इनका जो यूरिक एसिड वो लीस्ट टॉक्सिक है तो इनके लिए आसान है। और जैसे प्रोटोनेफ्रीडिया है, नेफ्रीडिया, मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स, ग्रीन ग्लैंड एंड द किडनी, ये कॉमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं एनिमल्स में। ठीक है, प्रोटोनेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया, मेल्फिगियन ट्यूब्यूल, ग्रीन ग्लैंड, किडनी, they not only eliminate nitrogenous waste but also maintenance of ionic and acid base balance of the body fluid। देखो इन सब का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है इनका बस काम ये नहीं है कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसे ही बाहर निकालना है, बॉडी में आयनिक बैलेंस भी बनाए रखना है। प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल, ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है किसमें? प्लेटीहेलमिन्थेस और एनालिड्स में, याद रखने लेना है ये किसका कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल किसका है? प्लेटीहेलमिन्थेस और एनालिड्स में है। नेफ्रीडिया किसका है? अर्थवॉर्म और अदर एनालिड्स में है। नेफ्रीडिया हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट एंड मेंटेन ए फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस। देखो एक्सक्रीटरी ऑर्गन का मेन काम तो नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना है, इसके अलावा आयनिक बैलेंस बना रहना चाहिए बॉडी में। मेलपिगियन बॉडी आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ द मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट इंक्लूडिंग कॉकरोच। कॉकरोच में पाया जाता है मेलपिगियन ट्यूब्यूल। एंटी एनल ग्लैंड है या ग्रीन ग्लैंड है किसमें? प्रॉन में है, ये याद रख लेनी है।
ओके, तो टेरेस्ट्रियल एनिमल, जो टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन पर रहने वाले एनिमल्स है, वो जनरली यूरियोटेलिक है या यूरिकोटेलिक है? अमोनोटेलिक क्यों नहीं है? देखो, अमोनिया जो एक्सक्रीट करते हैं वो अमोनोटेलिक होते हैं, और अमोनिया हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस है, और उसके रिमूवल के लिए ज़्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए। अब ज़्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए, तो वो जो वाटर में रहने वाले हैं उनके लिए ही अफोर्डेबल प्रोसेस है, तो वो ही कर सकते हैं ये। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल इसलिए यूरियोटेलिक है, यूरिकोटेलिक है, और अमोनिया के हाईली टॉक्सिक है, और उसके लिए ज़्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए एक्सक्रीट करने के लिए। तो वाटर लिमिटेड है लैंड पर, और जो एक्वेटिक जो वाटर में ही रह रहे हैं उनके लिए ठीक प्रोसेस है ये। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट हैं? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक पेयर किडनी है, एक पेयर मतलब दो, एक पेयर यूरेटर है, एक यूरिनरी ब्लैडर है, एक यूरेथ्रा है। किडनी जो है रेडिश ब्राउन कलर की है या बीन शेप की है। ये सिचुएटेड कहाँ है? लोकस ने याद कर लेना है, लास्ट थोरेसिक से लेकर थर्ड नंबर वर्टिब्रा तक, जो पीछे हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, पीछे की साइड है ना, तो उसके लास्ट थोरेसिक से थर्ड नंबर तक है किडनी की पोजीशन एब्डोमिनल कैविटी में, क्योंकि ऊपर तो लंग्स है, उसके नीचे सारी चीज़ें हैं भैया। ईच किडनी का जो साइज़ है वो 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ है, 5 से 7 सेंटीमीटर विड्थ है, और 2 से 3 सेंटीमीटर थिकनेस है। एवरेज वेट जो किडनी का 120 से 170 ग्राम तक वेट है। जो किडनी की आउटर लेयर है वो टफ कैप्सूल है किडनी को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कि हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए पेरिकार्डियम है, ऐसी किडनी को प्रोटेक्ट करने के लिए कैप्सूल है। जो किडनी का मेन पार्ट है वो कोर्टेक्स है, कोर्टेक्स के नीचे मतलब पहले कैप्सूल तो कवर कर रखा, कैप्सूल ने कवर कर रखा किडनी को, तो किडनी का पहला पार्ट होगा कोर्टेक्स। कोर्टेक्स हो गया आउटर रीजन ऑफ द किडनी। कोर्टेक्स के अंदर होगा जो अंदर का पार्ट है किडनी का वो है मेडुला। मेडुला इनर रीजन है किडनी का, और मेडुला के अंदर है रीनल पिरामिड्स। ये पिरामिड्स कोन शेप के टिश्यू हैं जो ओपन होते हैं टूवर्ड रीनल पेल्विस। पेल्विस है फेनल शेप का कैविटी जिसमें कलेक्ट करता है यूरिन, और इसे फिर यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में भेजते हैं। तो यूरेटर क्या है? एक ट्यूब है जो कैरी करती है यूरिन को फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। अब किडनी की यूनिट है नेफ्रॉन। हर एक किडनी में 1 मिलियन से ज़्यादा नेफ्रॉन होंगे, 2 किडनी है ना, तो हर एक किडनी में 1 मिलियन से ज़्यादा नेफ्रॉन होंगे। नेफ्रॉन किसकी यूनिट है? किडनी की यूनिट है। नेफ्रॉन के 2 पार्ट हैं, ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल्स। ग्लोमेरुलस में वो पार्ट है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है जिसमें ब्लड फिल्टर होता है। ग्लोमेरुलस रिसीव करता है ब्लड फ्रॉम द एफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आया ग्लोमेरुलस में, और इफरेंट आर्टेरियोल से बाहर चला गया। और अफरेंट आर्टेरियोल थोड़ा चौड़ा है जिससे ज़्यादा ब्लड आ रहा है, और बाहर निकलने का रास्ता थोड़ा छोटा है। इफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट और अफरेंट याद रख लेना है। ए अफरेंट से ब्लड आ रहा है ग्लोमेरुलस में, ई से बाहर निकल रहा है, तो जिससे बाहर निकल रहा है वो थोड़ा पतला है, तो इसकी वजह से बीच में बन रहा है प्रेशर, तो ब्लड फिल्टर हो रहा है। तो एक पार्ट तो ये होगा ग्लोमेरुलस। इसके बाद इसमें है इस जैसे गुच्छे को कवर करने के लिए बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल कवर कर रहा है, या ये ग्लोमेरुलस किस में है? बोमेन कैप्सूल में है। बोमेन कैप्सूल के नीचे फिर पीसीटी है, रीनल ट्यूब्यूल का पार्ट है बोमेन कैप्सूल। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मेलपिगियन बॉडी। ग्लोमेरुलस मतलब वो गुच्छा जिसमें ब्लड फिल्टर हो रहा है, और ये गुच्छा किस में है? बोमेन कैप्सूल में है, तो दोनों मिलकर बनाते हैं मेलपिगियन बॉडी। अब इसमें बोमेन कैप्सूल के नीचे है पीसीटी, प्रोक्सिमल कोनोलेटेड ट्यूब्यूल्स, उसके नीचे है लूप ऑफ हेनले जो यू शेप का स्ट्रक्चर है या हेयर पिन का इस टाइप का स्ट्रक्चर है। उसके बाद है डीसीटी, डिस्टल कोनोलेटेड ट्यूब्यूल्स। डीसीटी को खुलते किस में? कलेक्टिंग डक्ट में। ये नेफ्रॉन के कॉमन स्ट्रक्चर हो गया। कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व हैं यूरिन के फॉर्मेशन में? यूरिन के फॉर्मेशन में 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। पहला प्रोसेस है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो होता है ग्लोमेरुलस में, ब्लड फिल्टर हो गया, फिर रीएब्जॉर्प्शन और फिर सिक्रेशन। तो रीएब्जॉर्प्शन मतलब जो फिल्टर, तो जितना सारा चीज़ ब्लड फिल्टर कर देता है, मतलब फिल्टर होता है 180 लीटर एक दिन में, तो सर कितना इंसान बचेगा अगर वो रीएब्जॉर्ब ना किया जाए? तो 99% तो रीएब्जॉर्ब होगा। और सिक्रेशन का मतलब ये है कि सिक्रेशन जैसे कि कुछ चीज़ें ब्लड में ऐसी आ गई जो हमें वापस भेजनी है, तो वापस वो ट्यूब्यूल में रह जाती है, इसे कहते हैं सिक्रेशन। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पहला स्टेप है यूरिन के फॉर्मेशन का। यहाँ पर ब्लड फिल्टर हो रहा है, एवरेज 1100 से 1200 मिलीलीटर ब्लड फिल्टर हो रहा है किडनी में 1 मिनट में। ये फिल्टर कैसे हो रहा है? क्योंकि ब्लड 3 लेयर से होकर गुजर रहा है। पहली लेयर तो ग्लोमेरुलस जो ब्लड वेसल्स है उनकी लेयर है। दूसरी लेयर बोमेन कैप्सूल की जो एपिथेलियम है वो है,
और तीसरी लेयर है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है बिटवीन दीज टू लेयर, इन दोनों लेयर के बीच। एक तो ग्लोमेरुलस हो गया, उसकी लेयर हो गई, दूसरा बोमेन कैप्सूल हो गई, उसकी लेयर हो गई, और तीसरी लेयर इन दोनों के बीच में एक लेयर है जो सपोर्ट प्रोवाइड करती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन का काम करती है। तो 3 लेयर्स होकर ब्लड गुजरता है, तो ऐसे फिल्टर होता है ब्लड। तो एपिथेलियल सेल जो बोमेन कैप्सूल की हैं उन्हें कहते हैं पोडोसाइट। बोमेन कैप्सूल वो हो गया ना जिसने ग्लोमेरुलस को पकड़ रखा है, गुच्छा, एक कटोरा टाइप का है बोमेन कैप्सूल, उसमें है ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस में जो ब्लड फिल्टर हुआ है, फिल्ट्रेट बोमेन कैप्सूल में आया है, तो बोमेन कैप्सूल में जो सेल्स हैं वो पोडोसाइट्स हैं, और पोडोसाइट्स इस तरह से अरेंज है कि बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस है, तो उनसे होता हुआ ब्लड फिल्टर हो जाता है, नीचे और भी चला जाता है पीसीटी में। ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू द दीज मेम्ब्रेन, 3 मेम्ब्रेन्स हो गए, ब्लड चला गया पीसीटी में। इसमें सारे सब्सटेंस, ऑलमोस्ट ऑल द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन पास इनटू द ल्यूमेन ऑफ द बोमेन कैप्सूल, मतलब बहुत सारी चीज़ें पास हो गई। इसी प्रोसेस को कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और जो अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फाउंड बाय द किडनी, एक मिनट में कितना फिल्ट्रेट किडनी प्रोड्यूस कर रही है, एक मिनट में किडनी कितना फिल्टर कर रही है, मतलब कितना फिल्ट्रेट है, इसे कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। 125 मिलीलीटर पर मिनट, 180 लीटर पर डे, ये एक हेल्दी इंडिविजुअल की किडनी की फिल्ट्रेशन रेट है, 180 लीटर एक दिन में। अब इसे जो मैकेनिज्म है किडनी है बुल्ट इन मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। देखो ग्लोमेरुलर की जो फिल्ट्रेशन रेट है उसे मेंटेन करने के लिए किडनी का अपना एक सिस्टम है, उसे सिस्टम को में जो इम्पोर्टेंट रोल है वो है जक्स्टा ग्लोमेरुलर ऑपरेटस का, जक्स्टा ग्लोमेरुलर ऑपरेटस का। किडनी अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही है वो ये मेंटेन करता है JGA, जक्स्टा ग्लोमेरुलर ऑपरेटस। ये एक स्पेशल सेंसिटिव जोन है जो जहाँ पर DCT अफरेंट आर्टेरियोल और इफरेंट आर्टेरियोल कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, मिल रहे हैं। क्योंकि DCT में जो भी आया है, अगर फिल्ट्रेट ज़्यादा आया है तो DCT मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, अगर वहाँ तक आता है फिल्ट्रेट ज़्यादा हो रहा है, तो ये जो जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं ये अफरेंट आर्टेरियोल से कहेंगे कि भाई कम ब्लड लेके आ, फिल्ट्रेट बहुत ज़्यादा हो गया है। तो एक ये रेगुलेट करने की मैकेनिज्म है। अगर ए फॉल इन GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये एक्टिवेट करते हैं जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स को। अगर फिल्ट्रेशन रेट कम है तो जो ये सेल्स हैं JG सेल्स जो मेंटेन कर रही है किडनी को कंट्रोल कर रही हैं, वो रिलीज करेंगे रेनिन एंजाइम, जो रेनिन एंजाइम है वो स्टिमुलेट करेगा ब्लड फ्लो को, जिससे कि फिल्ट्रेशन रेट फिर से बराबर नॉर्मल हो जाए। अगर फिल्ट्रेशन रेट गिर गई है, फिल्ट्रेशन कम हो रहा है, तो जो ये सेल्स हैं जस्टा ग्लोमेरुलर जो सेल्स हैं ऑपरेटर्स है वो रिलीज करता है रेनिन एंजाइम को, और रेनिन एंजाइम जो RAAS सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और ब्लड फ्लो को मेंटेन करता है। अब जो फिल्टर हुआ है उसका 99% जो फिल्ट्रेट है वो रीअब्जॉर्ब होना है। 180 लीटर एक दिन में अगर फिल्टर हो गया तो बचा क्या ही बचेगा इंसान में, 180 लीटर तो खुद भी नहीं होता, तो मतलब वो रिपीट पे फिल्टर होता चला जाता है ना। तो क्योंकि ये फिल्टर कैसे होगा, अब जो फिल्ट्रेट है उसका 99% जो फिल्ट्रेट है वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा वापस, PCT में जाता है ना, जब फिल्ट्रेट बोमेन कैप्सूल से PCT में जाएगा, PCT मतलब प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, वहाँ से 99% वापस हो जाएगा ब्लड में, ले लिया जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन। द रीअब्जॉर्प्शन कुछ एक्टिवली होगा कुछ पैसिवली होगा, जैसे कि ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, सोडियम है, ये एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होंगे, मतलब इनके लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। जैसे वाटर है ये अपने आप चला जाएगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर तो खुद ही भाग जाएगा ना वापस। अब ट्यूबुलर सिक्रेशन कौन सा पार्ट है, ट्यूबुलर सिक्रेशन एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस है फ्रॉम द ब्लड इनटू द रीनल ट्यूबुल। मतलब ये ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या हो रहा है, जो ब्लड में अनवांटेड चीज़ें हैं या हार्मफुल चीज़ें हैं उन्हें भेजना है यूरिन में, तो ट्यूबुलर सिक्रेशन कहाँ होगा, DCT डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में, जो ब्लड में चीज़ें हार्मफुल चीज़ें हैं वो डाली जाएंगी DCT में, जिसे कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन, जो यूरिन के फॉर्म में फिर बाहर निकालना है। अब
सिग्निफिकेंस क्या है जक्स्टा ग्लोमेरुलर ऑपरेटस का इन द किडनी फंक्शन, किडनी के फंक्शन में? जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर ऑपरेटस है ये स्पेशलाइज सेल अभी हमने देखा है, ये क्या काम करते हैं, किडनी में जो फ्लो है उसे मेंटेन करने का काम करते हैं। अगर कम है तो ज़्यादा कर देती हैं, ज़्यादा है तो कम कर देती हैं। जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स कहाँ पर लोकेटेड है? ये डीसीटी की और अफरेंट आर्टेरियोल और इफरेंट आर्टेरियोल जहाँ पर एक साथ मिल रही हैं। मतलब एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा रीजन है जहाँ पर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स मतलब डीसीटी, अफरेंट आर्टेरियोल जो ब्लड लेके आ रहे ग्लोमेरुलस में वो, और इफरेंट आर्टेरियोल जो ब्लड बाहर निकल रही है वो तीनों मिल रही हैं। उस जोन को कहते हैं JGA। जब ये तो किडनी के फंक्शन को कंट्रोल कर पाते हैं ये। इसके 3 कंपोनेंट है JGA, मैकुलर डेंसा सेल, ये डीसीटी में है। ठीक है, अब डीसीटी में अगर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में अगर सोडियम क्लोराइड या आयनिक कंसंट्रेशन कम हो गई तो फ्लो बढ़ाया जाएगा। ठीक है, अगर आयनिक कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई तो फ्लो कम किया जाएगा। तो इस तरह से कंट्रोल किया जाता है कि जो किडनी का फ्लो है, फिल्ट्रेशन रेट है वो मेंटेन रहे। तो मैकुलर डेंसा सेल कहाँ है? डीसीटी में है। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स कहाँ है? ये अफरेंट आर्टेरियोल की वॉल में है। अगर ये भी कंट्रोल करेंगे, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेंगे जिससे कि ब्लड फ्लो मेंटेन हो जाए। जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स सिक्रीट करती है रेनिन एंजाइम को, जो ब्लड प्रेशर अगर ड्रॉप हो गया तो ये RAAS सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, जिससे कि जो आर्टरी वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। कंस्ट्रिक्ट होंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो जो फिल्ट्रेशन रेट है वो बढ़ जाएगी। एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंगाइल सेल्स, ये JGA ऑपरेटस, तीनों का ही पार्ट है ये अफरेंट आर्टेरियोल और इफरेंट आर्टेरियोल और मैकाडेंसा के बीच में है। मतलब एक तो सिस्टम होना चाहिए ना कि एक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये हैं, तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं अफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल और मैकुलर डेंसा, जो कि डीसीटी में इन तीनों को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। इन तीनों के बीच कम्युनिकेशन होता है। अगर कंसंट्रेशन कम हो रही है डीसीटी तक जाते जाते, क्योंकि पीसीटी में तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है, वहाँ से 99% रीअब्जॉर्व करने का काम चलता है। तो फ़र्क पड़ता है डीसीटी में जाके। डीसीटी की कंडीशन जैसी है तो उसके अकॉर्डिंग वो अफरेंट आर्टेरियोल को ऑर्डर देता है कि कंसंट्रेशन कम है तो बढ़ाओ, ज़्यादा है तो घटाओ, इस अपने फिल्ट्रेशन रेट घटाओ। तो ये जस्टा ग्लोमेरुलर ऑपरेटस वो ऑपरेटस है जो किडनी के फंक्शन को मेंटेन रखता है। ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म GF क्या है फिल्ट्रेशन रेट को मेंटेन रखने की? ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो जिससे कि किडनी अपने काम करते रहे। पहला तो यही है कि मायोजेनिक मैकेनिज्म है। वो जब ब्लड प्रेशर राइज होगा तो इंक्रीज प्रेशर स्ट्रेच करेगा एफरेंट आर्टेरियोल को, और स्मूथ मसल रेस्पॉन्ड करेंगी बाई वैसोकंस्ट्रिक्शन। वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा तो फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाएगी। जब ब्लड प्रेशर कम होगा तो फिल्ट्रेशन रेट गिर जाएगी। और यही है ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स वाला ही है। GFR इंक्रीज हुआ, फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज हुई, तो जो डीसीटी की मैकुलर डेंसा है सेल है वो अफरेंट आर्टेरियोल को कहेगी कि भाई फ्लो कम करो। अगर जी फिल्ट्रेशन रेट कम हुई तो फिर उसे बढ़ाया जाएगा। तो यही काम इनमें होता है। प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स PCT, ये सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से लाइंड है। देखो PCT में जो है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन PCT में ही होता है। नियरली 70 to 80% जो इलेक्ट्रोलाइट है, वाटर है, ये सब यहीं पर PCT में 99% चीज़ों का एब्जॉर्प्शन PCT में होता है। ग्लूकोज है, ग्लूकोज तो 100% रीअब्जॉर्ब करनी है। अमीनो एसिड, क्योंकि काम की चीज़ तो कुछ भी यूरिन में जाने ही नहीं चाहिए। PCT also help in maintaining pH and ionic balance of the body fluids. PCT से ब्लड जो फिल्ट्रेट जाएगा लूपोफेनली में जाएगा। ये याद रखना है कि लूपोफेनली में जो डिसेंडिंग लिप है वो वाटर के लिए परमिएबल है। मतलब डिसेंडिंग लिप जो नीचे आ रही है लिप यू शेप स्ट्रक्चर है ना हेनली का, लूपोफेनली यू शेप स्ट्रक्चर है। तो एक लिम्ब नीचे आ रही है उससे वाटर बाहर आएगा, जो लिम्ब ऊपर जा रही है फ्लो इसमें ऊपर जा रहा है उससे वाटर बाहर नहीं आएगा, ये याद रखना है। तो डिसेंडिंग लिम्ब जो परमिएबल है वाटर के लिए परमिएबल है और इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमिएबल है, बट जो असेंडिंग लिम्ब है वो वाटर के लिए इम्परमिएबल है। असेंडिंग लिम्ब जो ऊपर लिम्ब ऊपर चढ़ रही है उससे वाटर बाहर नहीं आएगा, उससे इलेक्ट्रोलाइट बाहर आएंगे। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कैपेबल है किसके लिए? रीएब्जॉर्प्शन के लिए। कुछ आयन को अगर रीएब्जॉर्ब करना है
मेनली अगर वाटर रीअब्जॉर्ब करना है तो वो डीसीटी में होता है। कलेक्टिंग डक्ट से भी हो सकता है, अगर वाटर की कमी है बॉडी में तो इससे भी वाटर एब्जॉर्ब किया जा सकता है। मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, अब फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट करने का मैकेनिज्म क्या है, मतलब उसे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर फिर ले लेना है। तो वाटर कैसे ले लेना है, तो मतलब उसे कंसंट्रेट बना देना है। It mainly occurs in the loop of Henle and involve a counter flow between the descending limb and ascending limb of loop of Henle and the surrounding vasa recta। देखो डिसेंडिंग लिम्प ऑफ लूप ऑफ हेनले है जो नीचे आ रही है, वो वाटर के लिए परमेबल है, उससे वाटर बाहर आएगा बट साल्ट बाहर नहीं आएगा। जब साल्ट बाहर नहीं आएगा वाटर बाहर आएगा तो यहाँ पर कंसनट्रेटेड हो गया, क्योंकि वाटर तो बाहर आ रहा है साल्ट तो नहीं है, तो फिल्ट्रेट यहाँ पर कंसनट्रेटेड हो गया। अब जो असेंडिंग लिम्प से फिर फिल्ट्रेट जा रहा है, असेंडिंग लिम्प से वाटर बाहर नहीं आएगा, उससे सिर्फ जो आयन है इलेक्ट्रोलाइट है यही बाहर आएंगे। अब इलेक्ट्रोलाइट बाहर आ गए तो जो पहले कंसंट्रेशन थी वो तो इतना कंसंट्रेट अब रहा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट बाहर आ गए, तो फिल्ट्रेट जो डाइल्यूट हो गया। अब जो वासा रेक्टा है, ये अच्छा क्वेश्चन है। वासा रेक्टा क्या है, ये ऐसी कैपिलरीज है जो पैरेलली रन कर रही हैं लूप ऑफ हेनले के, और जो फ्लो लूप ऑफ हेनले में हो रहा है उसका अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो वासा रेक्टा में हो रहा है। वासा रेक्टा ओरिजिनेट कहाँ से हुई है, इफरेंट आर्टेरियोल से हुई है। इफरेंट आर्टेरियोल क्या है, अफरेंट तो ब्लड लेके आ रही है ग्लोमेरुलस में, इफरेंट वहाँ से बाहर जा रही है, तो इफरेंट आर्टेरियोल से बनी है वासा रेक्टा, और वासा रेक्टा ने कंट्रोल कवर कर रखा किसे, लूप ऑफ हेनले को। और लूप ऑफ हेनले में फ्लो जिस साइड हो रहा है उसका उल्टी साइड में फ्लो हो रहा है वासा रेक्टा में, ठीक है। तो लूप ऑफ हेनले से जो चीज़ें बाहर जा रही हैं वो वासा रेक्टा में जा रही हैं, ठीक है, ये याद रखना है। तो जो ब्लड फ्लो हो रहा है वासा रेक्टा में, क्योंकि ये तो ब्लड लेके जा रहे हैं ना, ये तो इफरेंट आर्टेरियोल है, तो वासा रेक्टा में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है लूप ऑफ हेनले से, तो इनके बीच में हो रहा है काउंटर करंट, क्योंकि डिसेंडिंग लिम्प लूप ऑफ हेनले में नीचे आ रहा है फिल्ट्रेट, और वासा रेक्टा जो उसके साइड में उसमें ऊपर जा रहा है, तो यहाँ काउंटर करंट हो गया। जैसे कि ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्ट्रेशन गया पीसीटी में, जब ओस्मोलरिटी थी 300, और फिर उस पीसीटी से गया कहाँ, लूप ऑफ हेनले में। लूप ऑफ हेनले में डिसेंडिंग लिम्प में गया, डिसेंडिंग लिम्प में वाटर बाहर निकलता है, वाटर बाहर निकला तो इस जो फिल्ट्रेट है वो कंसनट्रेटेड हो गया, ओस्मोलरिटी बढ़ के हो गई 600 से 1200 तक कंसनट्रेट हो गया, ठीक है। अब ये फिल्ट्रेट गया असेंडिंग लिम्प में, असेंडिंग लिम्प में जब गया तो यहाँ से वाटर बाहर नहीं आ रहा है, अब सोडियम क्लोराइड बाहर आ रहा है, अब कंसंट्रेशन गिर जाएगी, तो ऑस्मोलरिटी हो गई 1200, फ्रॉम 1200 टू 300 ml। अब मतलब अब ये जो डिसेंडिंग लिम्प है उसमें ये मोर कंसनट्रेटेड हो गया, अब असेंडिंग लिम्प में कंसंट्रेशन गिर गई, क्योंकि इसमें जो आयन जो है वो बाहर ले गए। अब कलेक्टिंग डक्ट में गया, कलेक्टिंग डक्ट में और वेस्ट चीज़ें हैं और मिला दी गई, तो ये अब यूरिन यहाँ पर और कंसनट्रेटेड हो गया, तो 300 से फिर से 1200 तक हो गया। देखो ये काउंटर करंट मैकेनिज्म है, ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेट हो रहा है, फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्ट्रेशन गया पीसीटी में ओस्मोलरिटी जो थी वो 300 थी, उसके बाद वो गया लूप ऑफ हेनले में। लूप ऑफ हेनले की जो डिसेंडिंग लिम्प है उसमें उससे वाटर बाहर निकल रहा है, वाटर बाहर निकल रहा है तो ये हो गया मोर कंसनट्रेटेड, तो कंसनट्रेशन बढ़ गई 600 से लेकर 1200 तक पहुंच गई। अब असेंडिंग लिम्फ में गया, अब यहाँ ये सोडियम क्लोराइड था, इसकी वजह से कंसनट्रेशन हाई थी, अब ये बाहर निकलने लगा तो कंसनट्रेशन फिर लो हो गई, कितनी हो गई 300 फिर हो गई। अब कलेक्टिंग लूप ऑफ हेनले और डीसीटी में कंसनट्रेशन कम रही, क्योंकि यहाँ से आयन बाहर निकाले गए, ब्लड में लिए गए। अब यहाँ से जो फिल्ट्रेट हो जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में, अब कलेक्टिंग डक्ट में जो फिल्ट्रेट गया अब उसमें और जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी, जो ट्यूबुलर सिक्रेशन हुआ, जो एक्स्ट्रा ख़राब चीज़ें बॉडी में थी जैसे यूरिया है, एक्स्ट्रा आयन्स है, ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने के लिए या आयन्स का बैलेंस बनाने के लिए वो कलेक्टिंग डक्ट में मिलाए गए, तो अब ऑस्मोलरिटी बढ़ गई, मतलब यूरिन कंसनट्रेटेड हो गया। तो काउंटर करंट एक्सचेंजर वासा रेक्टा जो है वो काउंटर करंट एक्सचेंजर का काम करता है।
वासा रेक्टा किसकी ब्रांच है? इफरेंट आर्टेरियोल की ब्रांच है। इफरेंट आर्टेरियोल कहाँ से है? जो ग्लोमेरुलस से बाहर निकलने वाली आर्टेरी है उसे कहते हैं इफरेंट आर्टेरियोल। और अफरेंट जो ब्लड लेकर आ रही है ग्लोमेरुलस में वो अफरेंट है, ए अफरेंट, और जो बाहर निकल रही है वो इफरेंट है। तो इफरेंट से बना है वासा रेक्टा। और वासा रेक्टा किसके अराउंड घूम रहा है? लोपोफेनली के अराउंड घूम रहा है। जो फ्लो लोपोफेनली में हो रहा है उसका अपोजिट फ्लो वासा रेक्टा में हो रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइट जो असेंडिंग लोपोफेनली से बाहर निकल रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? वासा रेक्टम जा रहे हैं। और जो वाटर बाहर निकल रहा है लोपोफेनली से वो कहाँ जा रहा है? वासा रेक्टम जा रहा है। और बट इनकी डायरेक्शन अलग है। जो डिसेंडिंग लोपोफेनली है उससे जा रही है वासा रेक्टा की असेंडिंग लिम्फ, मतलब इन दोनों का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। ये तो वही कंसंट्रेशन को बढ़ाने वाला है। ओस्मो रेगुलेशन क्या है? ओस्मो रेगुलेशन जो है कंट्रोल ऑफ वाटर एंड द साल्ट बैलेंस इन द बॉडी। ओस्मो रेगुलेशन मतलब बॉडी में वाटर और साल्ट का बैलेंस बना रहे। ये होता है थ्रू एंटी डायरेटिक हार्मोन एडीएच। एडीएच क्या करता है? वाटर के रिएब्जॉर्प्शन जो कलेक्टिंग डक्ट है उससे भी वाटर ले लेता है अगर बॉडी की जरूरत है तो। एल्डोस्टेरोन क्या करता है? ये कंट्रोल करता है रिएब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम एक्सक्रीशन, मतलब ये भी एक वाटर का बैलेंस या आयन का बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। ओस्मो रेगुलेशन किसके लिए इंपॉर्टेंट है? टू मेंटेन ए स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट। बॉडी का जो इन्वायरमेंट है उसे एक बैलेंस बनाए रखने के लिए ओस्मो रेगुलेशन प्रोसेस होता है कि बाहर कुछ भी हो रहा हो अंदर रेगुलेट रहे सब चीज़ें। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस। ओस्मो रिसेप्टर इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड बाय द चेंज इन ब्लड वॉल्यूम एंड द फ्लूइड वॉल्यूम एंड द आयनिक कंसंट्रेशन। अगर ऐसे एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड हो गया है तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन काम करेगा। जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है वो वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लेगा कलेक्टिंग डक्ट से भी, जिससे कि यूरिन और कंसंट्रेटेड हो जाएगा और हमारी बॉडी में वाटर बना रहेगा। जक्स्टाग्लोमेरुलर ऑपरेटर्स ये क्या करते हैं? ये भी एक फ्लो बनाने का काम करते हैं। फिल्ट्रेशन रेट बनी रहे। फिल्ट्रेशन रेट कम है तो ज़्यादा कर देते हैं, ज़्यादा है तो कम कर देंगे। जैसे कि रेनिन एंजाइम है, अगर जो GFR है फिल्ट्रेशन रेट है वो गिर गई है, कम हो गई है तो उसे बढ़ा देगा। कैसे बढ़ाएगा? रेनिन एंजाइम सिक्रेट करेंगे। रेनिन एंजाइम कौन सिक्रेट करेगा? अफरेंट आर्टेरियोल। और रेनिन एंजाइम को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिनोजन को। एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, एंजियोटेंसिन सेकंड में, एंजियोटेंसिन सेकंड जो इस आर्टेरियोल उसे थोड़ा वैसे कंस्ट्रक्ट कर देगा जिससे कि फ्लो की रेट बढ़ जाएगी और GFR बढ़ जाएगा, फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाएगी। तो ये सारे मैकेनिज्म हैं फिल्ट्रेशन रेट को मेंटेन करने के लिए हैं। मिक्चुरेशन क्या है? मिक्चुरेशन प्रोसेस वो है यूरिन को बाहर निकालना। यूरिन जो बन गया है वो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर है, जब तक उसे सिग्नल ना मिले जब तक स्टोर रहेगा। अगर यूरिनरी ब्लैडर फुल हो गया है तो वो स्ट्रेच होगा तो जो रिसेप्टर हैं वो सिग्नल को भेज देंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मोटर मैसेज भेजेगा कि हाँ इसे यूरिनरी ब्लैडर को खाली करने की ज़रूरत है। और यही प्रोसेस है मिक्चुरेशन। एडल्ट ह्यूमन में 1 से लेकर 1.5 लीटर तक यूरिन बनता है एक दिन में। लाइट येलो कलर का है, पीएच लगभग 6 के आसपास है। स्लाइटली एसिडिक कह सकते हैं, ज़्यादा एसिडिक नहीं है। 25 से 30 ग्राम यूरिया एक्सक्रीट कर देता है किडनी या यूरिन पर डे में। रोल ऑफ लीवर, लंग और स्किन का क्या रोल है एक्सक्रीशन में? लंग्स जो है CO2 को एक्सक्रीट करता है। CO2 सेल्स में बनते हैं, ऑक्सीजन सेल लेती है और CO2 बनाती है, तो CO2 को बाहर निकालने का काम लंग्स करता है और कुछ अमाउंट में वाटर भी बाहर निकाल देता है। लीवर क्या करता है? लीवर जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उन्हें बाहर निकालने का काम करता है, उन्हें कन्वर्ट करने का काम करता है लीवर। स्किन क्या करता है? स्किन में स्वेट ग्लैंड और सेमेसिस ग्लैंड है। स्वेट ग्लैंड क्या करती है? एक पहला काम तो स्वेट ग्लैंड का ये है कि कूलिंग इफेक्ट देना है बॉडी को, मतलब टेम्परेचर मेंटेन रखना है, और दूसरा जो ख़राब चीज़ें हैं उन्हें बाहर निकालना है थ्रू विद द हेल्प ऑफ स्वेट। और सेबेसियस ग्लैंड एक सीबम बनाती हैं जो बॉडी को एक लेयर प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्टिव लेयर। डिसऑर्डर कौन कौन से हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम की यूरीमिया है, इसमें किडनी का माल फंक्शनिंग है, मतलब किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही है तो
यूरिया ब्लड में इकट्ठा हो जाएगा, इस कंडीशन को कहते हैं यूरिया। इसे ट्रीट करने के लिए हीमोडायलिसिस मतलब डायलिसिस की जाती है। किडनी के स्टोन बन जाते हैं, जो किडनी खराब हो जाती है। स्टोन में होता क्या है, ये क्रिस्टल होते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट के या यूरिक एसिड के। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मतलब इन्फ्लेशन हो गया ग्लोमेरुलस में, जो फिल्टर जहाँ पर फिल्टर हो रहा है ब्लड, तो ये कंडीशन है जिससे कि यूरिन में ब्लड फ्लो हो जाएगा, ब्लड चला जाएगा या प्रोटीन चला जाएगा। रीनल फेल्यूर मतलब किडनी फेल भी हो सकती है, तो किडनी ट्रांसप्लांट भी हो सकती है, बट एक टफ प्रोसेस है। अमोनोटेलिज्म क्या है, मतलब अमोनिया एक टॉक्सिक हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस है जिसकी एक्सक्रीशन के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, तो एक्वेटिक एनिमल में ही होता है अमोनोटेलिज्म। तो यहाँ पर फिश है। बोमन कैप्सूल किसका पार्ट है, रेनल ट्यूब्यूल्स का। ग्लोमेरुलस अलग है, बोमन कैप्सूल वो बाउल लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें ग्लोमेरुलस है। मिक्चुरेशन वो प्रोसेस है यूरिनरी ब्लैडर में होता है, मतलब यूरिन को बाहर निकालना। यूरिकोटेलिस मतलब यूरिक एसिड का सिक्रेशन होता है बर्ड्स में। एंटी डायूरेटिक हार्मोन वाटर रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, कहाँ से, DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट से। असेंडिंग लिम्फ जो है वहाँ से वाटर बाहर निकलेगा ना, तो इम्परमेबल टू वाटर है। और जो डिसेंडिंग लिम्फ लूपोफेनले वहाँ से वाटर बाहर आएगा। देखो लूपोफेनले के दो हो गए ना, एक तो नीचे जा रही है, एक ऊपर जा रही है, तो जो नीचे आ रही है उससे वाटर बाहर आएगा, और जो ऊपर जा रही है जो असेंडिंग लिम्फ है उससे वाटर बाहर नहीं आएगा। तो बाहर आएगा तो परमिएबल है, नहीं आएगा तो इम्परमेबल है। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर DCT से कौन करवाएगा, एंटी डायरेटिक हार्मोन ही करवाएगा। डायलिसिस फ्लूइड कंटेन ऑल द कंस्टिट्यूएंट इन द प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। हेल्दी एडल्ट जो एक्सक्रीट करता है 25 से 30 ग्राम यूरिया एक दिन में एक्सक्रीट करता है।